की तरह, तू मेरी बहाली देखेगा नाशाद की तरह। हाँ मैं भी वापस आऊंगी याद की तरह, मैं भी वापस आऊंगी याद की तरह, तू मेरी बहाली देखेगा बर्बाद की तरह। हाँ मैं भी वापस आऊंगी याद की तरह, तू मेरी बहाली देखेगा बर्बाद की तरह। मैं भी वापस आऊंगी याद की तरह। आप लोग समझ गए होंगे कि मेरे साथ जो शख्स है इस वक्त स्क्रीन पर आपको दिख रहा है वो सिंगर कम से कम है, और ये शख्स है सीपी झा। सीपी सिंगर हैं और सिर्फ सिंगर नहीं है, ये लिरिसिस्ट भी हैं, लेखन भी करती हैं और इनका रुझान सिंगिंग और लेखन दोनों में बहुत ज्यादा है। तो सीपी बहुत बहुत स्वागत है आपका द किस्सा पर। द किस्सा विद पीयूष पांडे। शुरुआत इस गाने से ही आपने की है और हमने भी इस गाने को सुनना चाहा क्योंकि ये गाना आपका कल परसों में ही रिलीज हुआ है और आते ही कई सारी जगह मैं देख रहा था, कई सारे लोगों ने शेयर किया है इसको। तो सबसे पहले तो इस गाने का अगर कोई किस्सा है तो मैं सुनना चाहूंगा कि ये गाना कहाँ से कॉन्सेप्चुअलाइज हुआ, कैसे बनाने का ख्याल आया। इसका एक अलग पिक्चराइजेशन भी आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया है उसमें, अभी हम उसको दिखा भी देंगे अपने दर्शकों को, छोटा सा उसका पोर्शन। लेकिन इसका कोई किस्सा है क्या? किस्सा ये है कि वी डिसाइडेड कि हम एक सैड या हार्ट ब्रोकन या हार्ट ब्रेकिंग वाला कोई सॉन्ग है जो हम वैलेंटाइंस के पहले लाएं, बिकॉज देयर आर सो मेनी पीपल। देखिए हैप्पी कपल तो हमें बहुत मिलेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो शायद उस दिन या उस समय खुश नहीं होंगे। सो वी वुड लाइक कि कुछ एक ऐसे मूड का भी गाना बनाया जाए जो हार्ट ब्रेक से गुजर रहे होंगे, उनके काम आए शायद और उन्हें थोड़ा एनकरेज करे। सो दिस वाज द थीम कि गाना लिखा। और लड़कियों के से बहुत कम गाने इस तरीके से आए हैं, तो मुझे लगा कि एक लड़की के एंगल से, लड़की के पर्सपेक्टिव से लिखा जाए। इसमें लड़की लड़के को परेशान कर रही है, चैलेंज कर रही है। ये बहुत कमाल की बात हो गई। ये क्या चक्कर है? सोचकर ऐसा किया नहीं गया था। लेकिन फिर भी आपने नोटिस किया है तो ऑब्वियसली हाँ थोड़ा है। मुझे ऐसा लगा कि लड़कियों की तरफ से कोई बोलने वाला ज्यादा रहता नहीं। अगर आप आज की डेट में देखेंगे तो जो गाने आ रहे हैं मैक्सिमम एक मेल ओरिएंटेड वॉइस या मेल ओरिएंटेड, और खासकर से जब दिल टूटे मामले हैं, जैसे बी प्राक के बहुत सारे गाने हैं वो, लेकिन वो बहुत अच्छे गाने हैं लेकिन सब मेल ओरिएंटेड, मतलब मेल के एंगल से। तो लेकिन सीपी इसमें एक किस्सा शायद अभी दर्शकों को नहीं पता है कि गाना तो आप लोगों ने बना दिया दिल टूटी लड़की का, मतलब की तरफ से, है ना। और आपने कहा कि वैलेंटाइन से पहले कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका दिल टूटा हुआ होगा, तो उनको आपने टारगेट ऑडियंस अपना माना। लेकिन ये गाना बनाया है हैप्पीली मैरिड कपल ने। सीपी ने गाना लिखा और गाया है और इसको कंपोज किया है राज आशु ने। राज मेरे मित्र भी हैं और सीपी के हस्बैंड भी हैं, तो दोनों जो अच्छे खासी शादीशुदा जिंदगी है उसमें टूटा दिल। ये कहाँ से सोचा? सब कुछ बिजनेस ओरिएंटेड है इसका मतलब। बिल्कुल। लेकिन एज एन आर्टिस्ट हम इमेजिन करते हैं उन सारे लोगों को, उन सारी लेकिन स्थितियों को जो लोग उस चीज से गुजर रहे होते हैं। आप इस चीज को समझ पाएंगे बीइंग राइटर कि कैसे हम एक कैरेक्टर को उस तरीके से उस स्थिति में ढालने की कोशिश करते हैं। तो मेरी यही कोशिश थी कि बस उस पेन को मैं शब्दों से या अपने नहीं, मैं मजाक कर रहा था। वो तो जब जो क्रिएटिव आदमी होता है वो अलग अलग तरह के कंपोजिशन करता है, रचता है, अलग अलग तरह की चीजें लिखता है।
तो और एक आपने डेट मतलब वैलेंटाइंस डे चूंकि आ रहा है, तो उसके इर्द गिर्द बहुत सारे गाने, बहुत सारी कंपोजिशंस आएंगी, तो उसमें ये एक गाना भी है। लेकिन ये गाना मुझे सीपी एक चीज और इसने चौंकाया, क्योंकि मैं आपसे बात करता रहता हूँ, इसकी आवाज जब हम सुनते हैं तब थोड़ी अलग लगती है। तब ऐसा लगता है कि ये थोड़ी सी, क्या कहते हैं उसको, हस्की वॉइस या क्या टर्मिनोलॉजी होनी चाहिए, लेकिन वो अलग आवाज है। तो वो आपने कुछ एक्सपेरिमेंट किया है, जानबूझ के किया है, राज आशु ने कुछ कहा, मतलब क्या इसके पीछे थॉट था? तो बिल्कुल आपने एक बिल्कुल सही चीज नोटिस की है। मैंने एक पावरफुल वॉइस डालने की कोशिश की है, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ अ कमबैक सॉन्ग। और कमबैक तभी होता है जब व्यक्ति अंदर से पावरफुल महसूस करता है कि नाउ आई एम रेडी। तो अगर मैं इसमें एक सूदिंग वॉइस डालती तो शायद इस गाने के साथ जस्टिस ना हो पाता। सो यस, राज गाइडेड मी कि तुम कुछ वर्सेटैलिटी का प्रयोग करो, उसमें कुछ नया न्यूनेस डालो, क्योंकि आमतौर पे मैंने जो इसके पहले गाने गाए हैं वो काफी सूदिंग वॉइस में थे। और मुझे बहुत सारे लोगों ने ये प्रश्न पूछा कि आपकी आवाज अलग लग रही है या कुछ ऐसा। मुझे लगा कि ठीक है, ये गाने की डिमांड थी, तो मुझे इस तरीके से गाकर बेटर वो लगा कि यस ना जस्टिस हुआ है गाने के। तो इसमें कुछ चैलेंज था? आवाज चेंज करना इतना आसान होता है क्या, या मतलब कैसे ये प्रोसेस होती है? सर, आमतौर पे सारे जो सिंगर्स होते हैं वो वॉइस मॉड्यूलेट करके गा सकते हैं। लाइक हर कोई कई प्रकार की वॉइसेस में गा सकता है, तो इट वाज नॉट दैट डिफिकल्ट। इट वाज नॉट डिफिकल्ट एक्चुअली। वो भी मेरी ही वॉइस है, वो भी मेरी सिंगिंग की एक नई शैली है, एक तरह से एक नया पैटर्न है। तो ये दिक्कत वाली तो कोई बात नहीं थी, बट हाँ, लोगों के लिए थोड़ा सा ये एक कुछ नया उन्हें मिला, तो वो सोच में पड़ गए कि सीपी तुम्हारी वॉइस बहुत अलग लग रही है। तो विच आई एम हैप्पी अबाउट कि चलो नोटिस कर रहे हैं लोग कि कुछ अलग लग रहा है। ठीक बात है, ठीक बात है। अच्छा सीपी, आप ये बताइए कि ये जो गाना है ये देसी संगीत म्यूजिक के लेबल से आप लोगों ने आउट किया है, और ये देसी संगीत म्यूजिक भी आपका और राज का है, तो इसके पीछे भी कोई पर्पस था? क्योंकि आपके पिछले गाने, कई सारे गाने जो हैं वो बड़े जो म्यूजिक बैनर्स हैं, टी सीरीज से लेके जो दूसरे बैनर्स हैं उस पर आए हैं, लेकिन इस बार आपने ये भी एक नई पहल की है, नया इनिशिएटिव है, तो इसकी कोई खास वजह? हाँ बिल्कुल, नई पहल ही है एक तरह से, बिकॉज जब हमने ये गाना कई जगह कई लोगों को जब सिर्फ एक रिव्यू लेने के लिए सुनाया था, तो सबका रिव्यू यही था कि ये गाना बहुत बड़ा है और अगर ये अच्छे से प्रमोट हो जाता है तो डेफिनेटली इज गोइंग टू मेक सम गुड प्लेस। तो फिर हम लोगों को लगा कि क्यों ना हम इसे अपने लेबल से लाएं और उसे भी हमें बड़ा बनाना है। ऑब्वियसली कंपटीशन बहुत है, तो अब एक तरह से मेरी भी इच्छा थी कि ये गाना जो है वो हमारे ही लेबल से आए। सो राज और राज आशु और शिवाशीष मिश्रा जी हैं जो साथ में मिलकर इस लेबल को चला रहे हैं। दे आर द पार्टनर। ओके, अब सीपी, ये इस गाने की बात तो हो गई, लेकिन आपके पिछले कई सारे गाने बहुत हिट रहे हैं, चाहे मतलब वो शुरू मेरे ख्याल से कहाँ से, जुत्ती से होता है या और भी उससे पहले होता है। उसके बाद कई सारे दूसरे, एक जो शादी सॉन्ग था, कौन सा, बारात वाला जो गाना था। हाँ, तो अब मुझे लगता है कि कुछ आपका सिंगिंग टैलेंट और दर्शकों को दिखा दिया जाए। बिल्कुल। तो सर कुछ शेयर करना चाहूंगी कि लाइक क्या होता था, जैसे इंडस्ट्री में एक ये प्रॉब्लम होती है कि अगर आपका कोई एक पर्टिकुलर टाइप का गाना चल जाता है तो आपको फिर बार बार उसी तरीके के ऑफर आने लगते हैं कि शादी का गाना चल गया, चलो फिर एक और शादी का गाना बना लेते हैं, ऐसा हो जाता है। सो मैंने इसलिए भी इस बार एक कोशिश की है कि एकदम उस जोन को तोड़कर एक नया कुछ करूं। तो जी हाँ, तो याद जो है वो एक नया एक तरह से स्टेप मैंने लिया है, एक नई दिशा में बढ़ने के लिए, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं इस दिशा को अभी आगे पकड़ के रखूं। लेकिन जो आपके हिट गाने उसकी झलक तो कम से कम थोड़ी सी दिखा दीजिए। मैं
गा के गुनगुना के बता देती हूँ। सबकी बारातें आई डोली तू भी लाना, दुल्हन बना के हमको राजा जी ले जाना, सबकी बारातें आई। वेरी गुड। सीपी, एक सवाल और मेरे दिमाग में है, क्योंकि ऐसा बहुत कम, मुझे लगता है बहुत रेयर है जब कोई सिंगर गाने लिखता भी है। इंडस्ट्री में मुझे कोई एकदम से याद नहीं आ रहा है, एक आध सिंगर जरूर होगा, लेकिन मुझे एकदम से याद नहीं आ रहा है। और मैं अगर बड़े सिंगर्स की बात भी करूं, मतलब जो भी बड़े सिंगर्स हैं, लता जी से लेकर सोनू निगम तक अगर हम आ जाएं, तो कोई भी ऐसा सिंगर मुझे याद नहीं आ रहा जो लिरिसिस्ट भी है। लेकिन आप प्रॉपर लिरिसिस्ट है। एक होता है कि कभी कभी आदमी एक हाथ गाने लिख दिया या कुछ बोल उसने जोड़ दिया, तो आपका पैशन लिखना है या सिंगिंग है, या दोनों को आपने बहुत ही अभ्यास के साथ साधा है? सर, अगर इंटरेस्ट की बात करें तो मुझे लिखना ज्यादा पसंद है, क्योंकि ये एक चीज है जिसके थ्रू मैं अपने इमोशंस को सामने ला पाती हूँ, या जो भी जो सिचुएशन मुझे दी जाती है उस सिचुएशन को जी कर और फिर उसे लिख कर मैं बहुत अच्छे से सामने ला पाती हूँ। ये मेरे लिए थोड़ा इजी होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज्यादा कनेक्टेड हूँ या इस फील्ड से ज्यादा रेजोनेट कर पाती हूँ। रहा सवाल सिंगिंग का, तो ऑब्वियसली पहले मैंने राइटिंग कभी सोचा नहीं था कि मैं राइटिंग करूँगी। मैं आई तो सिंगिंग करने के लिए ही थी। लकीली मुझे लिखने का काम मिलने लगा, और मतलब आपको शायद सरप्राइजिंग लगे कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं लिख सकती हूँ, अंटिल राज एक गाने में फंस गया जिसमें उसका जो ड्राफ्ट था वो बार बार रिजेक्ट हो रहा था। तो मैंने राज को बोला, और ये 2019 की बात है, या शायद शुरुआत में 19 की, तो मैंने उसको बोला कि मैं ट्राई करूं, मैं हेल्प करूं कुछ तुम्हारी। तो ही वाज लाइक हाँ कर दो। तो मैंने लिखा और वो गाना एक बार में पास हो गया। तो मुझे समझ में आया कि मैं लिख सकती हूँ। और 2019 से मैं अभी तक, मतलब मेरे जो वर्किंग ईयर्स हैं वो 2019 से ही शुरू हो रहे हैं। नहीं, लेकिन उसके बाद आपने सिर्फ गाने नहीं लिखे हैं, आपने फिल्म भी लिखी है, मतलब फिल्म में भी राइटिंग में रोल प्ले किया है। राज की एक फिल्म, या मुझे लगता है और भी फिल्मों में आपने किया है, तो वो चेंज कैसे आया? जब मुझे ये समझ में आ गया कि मैं गाने तो लिख पा रही हूँ, तो फिर राज का एक कॉन्सेप्ट था वो 3 दिन का, एक रिक्शे वाले की कहानी वो डेवलप करना चाहता था। तो मुझे लगा कि ठीक है, इफ ही बिलीव्स इन मी कि मैं लिख सकती हूँ, तो मैंने कोशिश की। और बेशक उसने भी मुझे सपोर्ट किया है, ऐसा नहीं है कि उसके मैं इनपुट्स नहीं लेती या क्या, बिल्कुल मैं उसकी हर चीज में इनपुट्स लेकर ही आगे बढ़ती हूँ। सो हमने फिर मिलकर काफी स्टोरीज की है, और अभी बहुत जल्दी रिलायंस एंटरटेनमेंट की भी एक फिल्म आने वाली है जो मैंने लिखी है, तो मुझे लगता है वो भी दर्शकों को पसंद आएगी। और हमारी जो पहली फिल्म थी वो भी क्रिटिकली काफी अक्लेम हुई है हर तरीके से। वो तीन दिन मैंने किसी प्लेटफॉर्म पर देखी थी। एक आखिरी सवाल अभी, क्योंकि सीपी किसी दिन आपसे और लंबी बात करेंगे, लेकिन 2 सवाल मेरे जहन में और आ रहे हैं बस। एक तो ये कि ये गाने जो हैं, ये रोमांटिक गाना था, इसके अलावा आपने और कई सारे जो गाने अलग अलग तरह के, लेकिन इसके अलावा आपका एक रुझान जो है वो भक्ति संगीत कह लीजिए उसको, या रिलीजियस सॉन्ग कह लीजिए। कई सारे गाने आपके आए हैं जो उस तरह के रिलीजियस हैं, तो वो मतलब अमूमन ऐसा होता नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा लोग ऐसा कर नहीं पाते कि धार्मिक गाने या भक्ति संगीत भी लिख रहे हैं, इधर रोमांटिक गाने भी लिख रहे हैं, गा भी रहे हैं। तो उसकी वजह, उसके पीछे की कहानी क्या है? उसके पीछे की कहानी तो असल में कुछ भी नहीं है। ये है, मैं मानती हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री में आपको जो भी काम मिलता है, वो चाहे कोई आइटम नंबर लिखना हो, चाहे वो डिवोशनल सॉन्ग लिखना हो, चाहे वो एक रोमांटिक या सैड रोमांटिक, हार्ट ब्रेकिंग या जो भी, वही समय होता है जब हम प्रूव कर सकते हैं अपने टैलेंट को या अपनी राइटिंग को
या लोगों के दिल में जगह बना सकते हैं। तो मैंने हर काम को एज अ चैलेंज लिया है। अगर मुझे डिवोशनल सॉन्ग्स आए हैं, और लकीली सारे डिवोशनल सॉन्ग्स चले भी हैं बड़ों के आशीर्वाद से, तो बस यही है कि उस समय मेरे सामने जो चैलेंज थ्रो किया गया कि अभी तुमको ये लिख कर देना है, और मैंने बस अपना पूरा 100% उसको देने की कोशिश की। सो एज सच स्टोरी कुछ भी नहीं है। हाँ, मैं किस्से तलाशता रहता हूँ, मुझे किस्सों की भूख है। ये चैनल का किस्सा है, तो इसमें मैं किस्से तलाशता हूँ कि कोई मिल जाए मुझे। लेकिन सीपी एक आज हम बात कर रहे हैं, तो उससे पहले एक बड़ा इंटरेस्टिंग घटनाक्रम हुआ। वो ये कि बॉलीवुड के सबसे बड़े सिंगर इस वक्त के अरिजीत सिंह ने इंडस्ट्री को बाय बाय कह दिया, और ये प्लेबैक सिंगिंग को बाय बाय कह दिया कि भाई मैं प्लेबैक सिंगिंग नहीं करूंगा, अब मैं कुछ और करूंगा। अब लोग कयास लगा रहे हैं कि वो क्या करना चाहता है, क्या करने का उनका इरादा है। तो लेकिन जो अरिजीत सिंह को जानते समझते हुए लगा, वो एक चीज लगी कि बॉलीवुड में बहुत सारे लोग खुद को अकेला महसूस करते हैं, और खासकर वो लोग जो क्रिएटिव हैं, जो बहुत क्रिएटिव हैं। अरिजीत सिंह के मैंने कई सारे इंटरव्यूज पहले सुने हैं, जिसमें उसने कहा कि मैं अपने गांव में हॉस्पिटल खोलना चाहता हूँ, स्कूल खोलना चाहता हूँ। और अरिजीत सिंह के बारे में मैंने सुना कि कई लोगों ने शिकायत की कि ये लेट लतीफ है, लेकिन कुछ लोगों ने कहा उसके बारे में कि अरिजीत जो है वो बहुत ही, मतलब जो क्रिएटिव आदमी होता है जिस तरह का, उसको टाइम लगता है, उसको मूड सेटअप करने में टाइम लगता है अपना। वो ऐसा नहीं है कि ऑन ऑफ हो जाए कि अभी आप गा दो, अभी नहीं गा दो। तो ये सब चीजें अरिजीत सिंह के बारे में। तो मैं आपका वर्जन जानना चाहता हूं दो चीजों पर। एक तो ये पहला कि अरिजीत सिंह को लेकर कि आपको क्या लगता है कि अरिजीत सिंह जिस फेज में, भाई इतनी ऊंचाई पे पहुंचने के बाद अगर आदमी उस करियर को छोड़ दे तो उसकी क्या वजह हो सकती है, अटकल। और दूसरा ये कि जो अरिजीत भी जियागंज, जो मुर्शिदाबाद जिले का छोटा सा कस्बा है, आप मध्य प्रदेश के छोटे से कस्बे शहडोल से आई, तो जो छोटे शहर के लोग होते हैं, क्या वो मुंबई में मिसफिट महसूस करते हैं? That's a very good question you have put up. मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग ये चीज बोलना चाहते होंगे किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे। मिसफिट तो मैं नहीं कहूँगी, इसलिए क्योंकि अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको रिफ्लेक्ट होने लगती है, आपका हार्ड वर्क आपको शो करने लगता है। लेकिन हाँ, ये है कि यहाँ पर एक लॉबी सिस्टम चलता है। लॉबी में आपके एक फेवरेबल पीपल का एक ग्रुप बन जाता है, और फिर उस लॉबी को किसी बाहरी के लिए तोड़ना या उनके तौर तरीकों से जो मैच नहीं कर पाता हो उस लॉबी को तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हालांकि अरिजीत के केस में मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी हुआ है। उनके साथ हुआ यह होगा कि हम लोगों को 3-4 गाने या 1-2 गाने दिन भर में आते हैं। अरिजीत ने वो माइलस्टोन, उस माइलस्टोन तक वो पहुंच चुके थे, या उस पीक तक वो पहुंच चुके थे, नॉट अ माइलस्टोन एक्चुअली, इट्स अ पीक, कि उन्हें 50-50, 60-60 गानों का ऑफर हर दिन आ रहा है। तो व्यक्ति अगर 10 गाने भी गा ले रहा है, 20 गाने भी गा ले रहा है किसी तरीके से, विच इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ सिंगर, क्योंकि वोकल कॉर्ड्स थक जाते हैं, तो मुझे लगता है कि उनका एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया, जिसके बाद वो बहुत सिलेक्टिव हो गए। और काफी समय से हम लोग देख रहे हैं कि वो थोड़े से सिलेक्टिव हो रखे हैं, जो कि बहुत नॉर्मल चीज है। मुझे नहीं लगता कि आप उन्हें हर गाना गा लेने की जरूरत है या क्या। और उन्होंने संन्यास जरूर लिया है, पर उन्होंने शायद ये भी क्लैरिफाई किया है कि वो अपने कॉम्पोजिशंस और अपनी बनाई हुई चीज़ें वो गाएंगे। एंड एज फार एज आई रिमेम्बर, उन्होंने फिल्में भी बनाना शुरू की हैं एज अ प्रोड्यूसर, तो ऑब्वियसली वो अपने प्रोजेक्ट्स तो करेंगे। सो आई डोंट थिंक सो कि प्लेबैक सिंगिंग 100% बंद होगी, वो बंद नहीं होगी। शायद उन्होंने काम को थोड़ा सा स्लो डाउन किया, उनके शब्द जो भी कह रहे हो वो शायद वो स्लो डाउन हुआ। मुझे पूरा यकीन है कि इंडस्ट्री उनको इतनी आसानी से संन्यास लेने नहीं देगी। वो बिल्कुल हाई डिमांड पर है इस समय। नहीं, लेकिन अभी अरिजीत ने तो ये खैर मतलब ऐलान कर दिया है। अब देखते हैं कि क्या इंडस्ट्री उनको मना लेती है, या अरिजीत के अपने कुछ प्लान हैं।
अलग अलग तरह की आजकल अफवाहें चल रही हैं कि अरिजीत राजनीतिक पार्टी बनाना चाहते हैं, अरिजीत कुछ फिल्म बनाना चाहते हैं, इस तरह की भी अफवाहें बहुत सारी चल रही हैं। तो खैर अभी की बातचीत को हम विराम देते हैं सीपी, लेकिन इस बातचीत का कंक्लूजन भी किसी गाने से ही होना चाहिए, चाहे तो वो याद हो या जो आपका पसंदीदा गाना हो, चाहे वो आपने गाया हो या ना गाया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं याद से ही, ताकि लोगों को ये गाना याद हो जाए और वो जाकर देसी संगीत पे या फिर किसी ऑडियो प्लेटफॉर्म पे इस गाने को सुने, तो मैं इसको गुनगुनाना चाहूंगी। मैं भी वापस आऊंगी याद की तरह, तू मेरी बहाली देखेगा ना शाद की तरह। हाँ, मैं भी वापस आऊंगी याद की तरह, तू मेरी बहाली देखेगा ना शाद की तरह। थैंक यू सीपी। इस गाने के लिए आज चर्चा थी, किसी दिन और लंबी बात होगी, तब हम कई मुद्दों पे बात करेंगे। ये गाना सक्सेसफुल हो, इसके लिए शुभकामनाएं आपको और राज को, और दर्शकों से भी आग्रह है कि वो सुने। ये गाना बहुत शानदार है। मुझे गाना सुनने के बाद लगा कि सीपी से बात करनी चाहिए। तो थैंक यू सीपी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इंतकाम होगा तेरी फरियाद पे खत्म, तेरी सजा तो होगी, तेरा तुझसे बिछड़